नेक्स्ट इज अरील हैलाइड। हैलो एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हैलो अरीन्स। ये जो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम पहले स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अरील हैलाइड। हमने इससे पहले अरील हैलाइड का सिर्फ क्या देखा था, हमने सिर्फ उसका डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ ही टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। ओके, हैलोअरीन्स क्या होता है। ओके, अब हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अरील हैलाइड। अरील हैलाइड और हैलोअरीन्स को किस तरह से बनाया जाता है। इसकी 4 बेसिक मेथड है। उसमें है पहली है हैलोजनेशन ऑफ अरीन्स। अरीन्स को हम बनाते हैं बाय हैलोजनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। थर्ड है डायअज़ोटाइजेशन एंड फोर्थ है स्कीमन रिएक्शन। ये 4 डिफरेंट मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, अरील हैलाइड हम बना सकते हैं, दैट इज हैलोअरीन्स। अब इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी हैलोअरीन की, उसको हम देखेंगे, दैट इज halogenation of arenes. Okay, this reaction is also called as electrophilic substitution reaction. मतलब इसमें substitution हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। एक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी जो कि अल्किल हैलाइड में थी, और हम अरील हैलाइड की बात करें, हैलोअरीन्स की बात करें, तो इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे टोल्यून ले लिया है हमने, ये हमारा अरीन है, ये हमारा अरीन है। बेंजीन रिंग दिख रही है ना, एरोमेटिक रिंग दिख रही है आपको, उसको मेथिल ग्रुप अटैच है, तो इसका आईयूपीएस जनरल नेम है टोलिन। इस टोलिन की रिएक्शन हम कर रहे हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मेटल। किसके प्रेजेंस में, आयरन मेटल में, और कंडीशन होनी चाहिए हमारे डार्क, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो रही है, तो डार्क कंडीशन में हम इस रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो हैलोटोलिन और एक मिलेगा पैरो हैलोटोलिन। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स ये क्या होते हैं, ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है ये ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन को एक्टिवेट करता है, और इस वजह से सब्स्टिट्यूशन जो है ये कौन सी पोजिशन पे होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी गेट हियर 2 प्रोडक्ट, वन इज ऑर्थो हैलोटोलिन एंड सेकंड वन इज पैरा हैलोटोलिन। ओके, अब ये दोनों हमको मिक्सचर मिल रहा है, अगेन वी हैव टू सेपरेट इट, और हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो है मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी सारा लार्ज डिफरेंस होता है। तो सिंपली हम अगर इसको हीट कर देंगे तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो पहले मेल्ट हो जाएगा, और जिसका ज़्यादा है वो बाद में होगा। ओके, तो अपने यहाँ पे ये 2 चीज़ें सेपरेट हो जाएगी। ओके, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर ये रिएक्शन, अब ये जो रिएक्शन होती है जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करते हैं, लेकिन अगर ये रिएक्शन हम आयोडीन के साथ करते हैं, मतलब अगर हैलोजनेशन हम करें, एडिशन ऑफ हैलोजन करें, तो अगर हमने क्लोरीन और ब्रोमीन के बजाय अगर हमने आयोडीन ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लिया है और इसमें अगर मैं आयोडीन ऐड कर देती हूँ, तो ये रिएक्शन जो है ये कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसमें ये रिएक्शन कैरी आउट होने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि इसमें जो हाइड्रोजन हाइड्राइड जो होता है ये उसको ऑक्सीडाइज कर सके आयोडीनेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग, HI जो बनता है। ओके, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, सो इसीलिए आयोडीनेशन प्रोसेस जो है ये आयोडीनेशन प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हैलोजनेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और फ्लोरो कंपाउंड की बात करें तो यू नो फ्लोरीन इज़ वे हाईली रिएक्टिव, और इसकी रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से इस मेथड से हम उसका प्रिपरेशन नहीं करते, फ्लोरो कंपाउंड्स को हम नहीं बनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम से है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड का कॉम्बिनेशन लिया जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है एरोमेटिक अमाइन के साथ। किसके साथ ट्रीट किया जाता है, एरोमेटिक अमाइन। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, यहाँ पे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। और
डाइजोनियम सॉल्ट एक बार बन जाता है तो उसके बाद फिर कॉपर हैलाइड के साथ, क्यूपरस हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है और हमको अरील हैलाइड मिलेगा। सो हम ये रिएक्शन को देखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है अमाइन ग्रुप NH2 अटैच है, तो इसका रिएक्शन पहले सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो नाइट्रेट NO2 ग्रुप में से जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, राइट। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, लेकिन अभी भी इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन है तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, तो यहाँ क्या क्या गया आप ध्यान देंगे कि यहाँ से एक नाइट्रोजन चला गया, ओके, सोडियम बचा हुआ है, ओके, और ना ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन बचा है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए तो वो वाटर और एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। फिर ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हमारा क्यूपरस हैलाइड रिएक्ट होगा और ये क्या बनाएगा, ध्यान देंगे कि ये जो हमारा नाइट्रोजन डाइजोनियम सॉल्ट में से N2 एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस ये इवॉल्व हो जाएगा, और कॉपर जो है ये भी सेपरेट हो जाएगा मेटल के फॉर्म में, और यहाँ पर जो हमारा हैलोजन है ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे बेंजीन रिंग को अटैच हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग को अटैच हो जाएगा, और इस तरह से हमारा अरील हैलाइड बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रही है, अगेन दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर क्यूपरस क्लोराइड एंड क्यूपरस ब्रोमाइड। ओके, अगेन जब आयोडीन की बात आती है तो आयोडीन अगेन क्या करता है, आयोडीन के साथ जब ये रिएक्शन हो रही है, अगेन डाइजोनियम ग्रुप, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है यहाँ तक फर्स्ट स्टेप सेम है। ओके, लेकिन जब आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रही तो क्यूपरस हैलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, यहाँ हमको क्लोरीन की जब बात थी, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात थी, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमको क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आयोडीनेशन जब हम करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे, तो हमको क्यूपरस हैलाइड और क्यूपरस आयोडाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना होगा, ये जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड को शेक करना होगा, मिक्स करना होगा। तो यहाँ से सीधे सीधे आयोडीन, यहाँ नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, पोटेशियम और हैलोजन कंबाइन होकर पोटेशियम हैलाइड भी बना लेगा बाय प्रोडक्ट, और आयोडीन जो है ये यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक चीज़ निकली है, दूसरी चीज़ यहाँ लगी है। ओके, सो दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें आयोडीनेशन हो गया, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमने क्यूपरस आयोडाइड नहीं यूज़ किया था, हमने सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको शेक किया था। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। देन थर्ड रिएक्शन इज डाईअज़ोटाइजेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, डाईअज़ोटाइजेशन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और फिर रिएक्शन होने वाली है। मतलब जो फर्स्ट स्टेप थी वो अगेन हमारी सेम है। हमारे पास क्या है, अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन है, उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करें एट टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करनी है। तो अगेन क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। कैसे बनेगा, इसमें से एक नाइट्रोजन यहाँ चला जाएगा और बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हमारा क्लोरीन यहाँ पर अटैच है, तो ये बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट के साथ 2 रिएक्शन क्या होगी बताओ, वही क्यूपरस क्लोराइड के साथ और क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ। जो चीज़ हमने ऊपर देखी कौन से रिएक्शन में, सैंडमेयर रिएक्शन में, बस वैसे ही है। बट यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो रहा है, आपका अगेन नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल रहा है, क्लोरो ग्रुप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, और अगर क्यूपरस ब्रोमाइड यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन मिलेगा। तो ये आपके अरील क्लोराइड हो गया प्रिपेयर, और ये हो गया आपका अरील ब्रोमाइड। ओके, सो दिस इज़ डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। देखा जाए तो इसको हमने डाईअज़ोटाइजेशन किसके बेसिस पे बोला है, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन के बेसिस पे, और यही चीज़ सैंडमेयर रिएक्शन में भी हो रही थी। देन फोर्थ रिएक्शन है स्कीमन रिएक्शन। स्कीमन रिएक्शन का भी हमारा इंग्रेडिएंट वही है, सिर्फ थोड़ा सा कैटलिस्ट चेंज हो गया। और ये रिएक्शन कब होती है, क्योंकि ये रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि हमने क्लोराइड बना लिया, ब्रोमाइड बना लिया, आयोडाइड भी हमने बना लिया पोटेशियम आयोडाइड की हेल्प से सैंडमेयर रिएक्शन में, लेकिन फ्लोराइड नहीं बनाया। तो ये स्कीमन रिएक्शन जो है दैट इज़ फॉर अरील फ्लोराइड। अरील फ्लोराइड बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज़फुल है। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे अरील फ्लोराइड कैसे बनेगा। अगेन हमारे पास कंपाउंड अरील अमाइन ही है, तो ये हमने अमाइन ले लिया, इसमें सोडियम नाइट्रेट, और रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप है डाइजोनियम सॉल्ट की वो सेम होगी। तो अब बताइए, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा कि हमारा यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा।
इस तरह से। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट। ओके, तो ये हम ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा N2 गैस बनकर। तो यहाँ क्या बचेगा, आपकी ये रिंग बचेगी, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट होना है। तो इसमें से फ्लोरीन ग्रुप यहाँ आ जाएगा, HBF4 जो है, ओके, इसमें से फ्लोरीन यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ध्यान देंगे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, प्लस बचा क्या है आपका, बोरॉन बचा है, ओके, और 3 फ्लोरीन बचे हैं, तो BF3 करके ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। ओके, तो ये रिएक्शन किसके लिए होती है, अरिल फ्लोराइड के लिए। ये क्लोरीन और ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए नहीं होती। दिस इज स्कीमन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे ये चारों जो मेथड थी, ये थी हमारी प्रिपरेशन की। नाउ विल टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। जैसे हमने रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन सी थी, एक बार रिकॉल करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी थी एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी थी रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, तो ये 3 रिएक्शन बस ऐसे ही है, सब थोड़ा सा चेंज है। तो अगेन हैलोअरीन्स की रिएक्शन को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से हो रहा है एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से। और तीसरी रिएक्शन है विथ मेटल, जो कि दोनों में भी कॉमन है। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली हमारा ये जो हैलोअरीन है, ये कम ही, बहुत ही इसकी जो रिएक्शंस होती है बहुत कम होती है। इसकी रिएक्टिविटी हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस होती है। ओके, और यू कैन से अरील हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके लिए क्या रीज़न है, इसके लिए 4 रीज़न है। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या है रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि यह डबल बॉन्ड है, हमारे ये जो अरील हैलोअरीन्स है, इसमें हमारे ये जो डबल बॉन्ड है और इवन हैलोजन ग्रुप के ऊपर जो हमारे लोन पेयर्स है। ओके, तो ये लोन पेयर्स क्या होती है, पाई बॉन्ड के वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ओके, और इस वजह से आप देखेंगे ये अलग अलग फॉर्म्स में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमको मिलता है। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ से लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ वाला, और ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। उसी तरह से अगेन यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस तरह से यहाँ पे तो आप देखेंगे ऑर्थो, पैरा, अगेन ऑर्थो, ये तीनों अलग अलग पोजीशन पे ये 3 टाइप के अलग अलग हमको क्या मिल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिल रहे हैं। और ये किस वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो हैलोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड के साथ क्या होगी, पाई बॉन्ड के साथ शिफ्ट होगी और पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इनका कॉन्जुगेशन होगा, और इस तरह से पॉसिबल हमको स्ट्रक्चर मिलेंगे। ओके, तो इसीलिए क्या होगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट ये बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है ये डिफ़िकल्टी होगी। तो इसीलिए ये एक रेजोनेंस इफेक्ट, ये एक फैक्टर है जो बताता है कि इसकी रिएक्टिविटी जो अरील हैलाइड की रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी कम है, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूट होना है यहाँ या यहाँ, क्योंकि हमारा जो अरील हैलाइड है ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। सेकेंड इसका रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमारा ये जो अरील हैलाइड है, अरील हैलाइड में जो कार्बन होता है, कार्बन जिस हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा कार्बन है वो, sp2 हाइब्रिड कार्बन। और अल्कील हैलाइड में क्या होता है, कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। तो एज यू नो दैट अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, एस का कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना, 33 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 3 ही चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ अगर हम बात करें तो एस का कैरेक्टर 25% होता, तो हम ये बोल सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में एस कैरेक्टर ज़्यादा है। एस कैरेक्टर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से अरील हैलाइड में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, और एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन और हैलोजन जो है, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, ये हमारा कार्बन बहुत टाइटली बॉन्ड बना के रखेगा,
मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, अपने आप ही इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी। और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना, हैलोजन को हटाना, किसी चीज़ को आना है तो ये आसानी से नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी अरील हैलाइड में आसानी से नहीं होती है एज कम्पेयर टू अल्कील हैलाइड। ओके, क्लियर। फिर से हम देखेंगे इस चीज़ को। हमारे पास ये जो हमारा अल्कील हैलाइड है, इस अल्कील हैलाइड का ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, मोर है, इट इज़ अबाउट 33.3%। ओके, तो s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इस कार्बन और हैलोजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी ग्रेटर। वो फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। और उस वजह से ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये हम बोल सकते हैं कि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। सीधी बात है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लेस होगी। बॉन्ड लेंथ कम है और बॉन्ड लेंथ कम है, इट मीन्स दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर वन। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है, तो इसीलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होगा, तो ये सेकेंड रीज़न है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस वजह से अरील हैलाइड में आसानी से नहीं हो पाती। थर्ड रीज़न है इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। क्या होता है कि हमारा ये जो हैलो अरीन्स है, अभी हमने देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से अलग अलग फॉर्म में ये शो करता है। तो वापस से मैं पिछले स्लाइड में जाती हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जैसे यहाँ कैटायन बना रहा है, यहाँ आपने देखा कैटायन बना है, यहाँ कैटायन बना है, यहाँ एनायन बन रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें जब हो रही है तो इस वजह से जो सेल्फ आयनाइजेशन होगा और फेनिल कैटायन जो बनेगा, सेल्फ आयनाइजेशन में क्या हो जाएगा, अगर मैं इस अरील हैलाइड को सेपरेट करती हूँ तो यहाँ से अगर हम बताते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हैलोजन का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, फेनिल कैटायन बनेगा और हैलोजन इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो ये फेनिल, अगर हम किसी एक्सट्रीम कंडीशंस वगैरह कुछ भी दे देते हैं उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये कैटायन बन जाता है, तो ये कैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं, मतलब ये फेनिल कैटायन जो है ये अगेन अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, तो कैटायन का जो पोजीशन चेंज होता रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर अगेन हम बोलेंगे कि एसिड मैकेनिज्म जो हम बोल रहे हैं, कैटायन की स्टेबिलिटी हमको नहीं मिलेगी और अगेन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये भी एक रीज़न है सब्स्टिट्यूशन का। और फोर्थ रीज़न है कि रिपल्शन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो है ये अरीन्स की तरफ ये अप्रोच जब करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल इज अप्रोच टू इलेक्ट्रॉन रिच अरीन, क्योंकि हमारा ये जो अरीन है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, डबल बॉन्ड है ना इसमें। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके तरफ हमारा अगर इलेक्ट्रॉन रिच ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ओके, ये भी अगर एनायन फॉर्म में शो कर देती हूँ मैं, ये भी तो सेम चार्ज इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और अरील हैलाइड नहीं बनेगा। तो ये 4 रीज़न है जिस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं हो सकता। हमने अभी देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है हैलोअरीन्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो लेस है। इसके हमने 4 रीज़न भी देखे। तो उसके बावजूद जो कुछ ही वेरी फ्यू रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स जो कि हम देखने जा रहे हैं, तो उसमें पहली रिएक्शन है ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। इसको हम ट्रीट करें विथ एक्वियस NaOH के साथ हम इसका अल्कली के साथ बेस के साथ हम इसका रिएक्शन करने वाले हैं एट टेम्परेचर 623 केल्विन। अब प्रेशर हमको मेंटेन करना है 300 एटमॉस्फेयर। और क्या होगा, इसमें से जो OH ग्रुप है ये Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ आपको मिलेगा फिनॉल, आपका कंपाउंड जो होगा दैट विल बी फिनॉल। ओके, तो Cl की जगह पे क्या आ गया, OH आ गया। ओके, सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर सब्स्टिट्यूशन हमको और फेवर करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर अगर करवाना है, तो इफ़ देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, तो जो हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, ओके। और ये आपका क्लोरोबेंजीन। तो अगेन हम ये वही रिएक्शन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, लेकिन आप कंडीशन देखेंगे जहाँ टेम्परेचर 623 केल्विन लग रहा था, अब टेम्परेचर लग रहा है 443 केल्विन, ओके। और अगेन क्या हो रहा है, OH क्या हो रहा है, Cl की जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ओके। तो ये जो रिएक्टिविटी हुई है लेस टेम्परेचर पे हुई है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि कौन से पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे। सिमिलरली आप और एक एग्जांपल देखेंगे, इसमें आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, और उसकी जो पोजीशन है आप देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा। अब दो नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगेन सेम रिएक्शन हो रही है अल्कलिक के साथ, NaOH के साथ क्या हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर आप देख रहे हैं, टेम्परेचर और भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फर्स्ट वाले केस में टेम्परेचर था 623 केल्विन, सेकेंड वाले केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ही ऐड हो गया पैरा पोजीशन पे, तो टेम्परेचर कम हो गया, दैट इज़ 443 केल्विन। और अब आप देख रहे हैं कि अगर ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो टेम्परेचर और भी कम लग रहा है, 368 केल्विन पे ये रिएक्शन कैरी आउट हो जा रही है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, OH जो है ये Cl की जगह पे आ जा रहा है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है। अब यहाँ देखेंगे आपकी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस केस में आप देख रहे हो कि बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, सिंपली यू हैव टू वार्म है। तो ये रिएक्शन जो है बहुत आसानी से हो जा रही है, आपको टेम्परेचर भी बहुत बढ़ाना नहीं पड़ा, ओनली यू हैव टू वार्म इट, ओके। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे रखते हैं तो रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, ये हमने यहाँ पर देखा। देन एक और चीज़ यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन की वजह से ये इफेक्ट प्रोनाउंस होता है, लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे हम बोलते हैं कि जैसे सपोज यहाँ पे और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका इफेक्ट कुछ भी होने वाला नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलोअरीन्स में होने वाला है उसकी रिएक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर ग्रुप है तो रिएक्टिविटी पे अफेक्ट करता है, ओके। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। देन सेकेंड रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन इसमें सब्स्टिट्यूशन मोस्टली ऑकर होगा कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के लिए भी साइड हमारी है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगेन किस वजह से हो रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हैलोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको पता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमको डिफरेंट स्टेबलाइज स्ट्रक्चर मिलता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, और ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कहाँ पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आप यहाँ देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये आपकी पैरा पोजीशन है, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन ऑर्थो पोजीशन। तो ये तीनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तीनों चारों स्ट्रक्चर है हमारे हैलोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन तीनों पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और ये इसी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से इन पोजीशंस में हो सकता है। देन ये हमारा हैलोबेंजीन है, अब मैंने पोजीशन चेंज कर दी सिर्फ, और ये हमारा सिर्फ बेंजीन है, ओके। तो आपको इन दोनों में क्या ध्यान देना है कि नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से यहाँ से जो है हमारा हैलोजन जब यहाँ से रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे यहाँ से हैलोजन जब रिमूव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ होंगे बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये जो रिंग हो जाएगी हमारी, ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि इस पोजीशन पे आसानी से क्या हो सकेगा, सब्स्टिट्यूशन हो सकेगा। और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाँ कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो कि बेंजीन में इतने आसानी से नहीं होगा। जो किस में आसानी से होगा, हैलोअरीन्स में होगा, हैलोबेंजीन्स में होगा।
देन कुछ हम रिएक्शन देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो इसमें हमारी पहली रिएक्शन है हैलोजनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, हैलोजन ऐड करने वाले हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास पहले से ही हैलो अरीन है और हम इसमें हैलोजन ऐड करेंगे, मतलब और हम इसमें अलग अलग पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप को क्या करने वाले, ऐड करने वाले। सो ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। तो क्लोरीन जो ग्रुप है ये एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर पैरा पोजीशन पे आ गया। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन गए, एक मेजर बनेगा और माइनर बनेगा। और जो क्योंकि ये सिमेट्री दिख रहा है आपको, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ सिमेट्री मेंटेन हो रही है, और इसी वजह से हम बोल सकेंगे कि ये कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। इसीलिए ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके, देन सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। मतलब हम यहाँ पे अब नाइट्रो ग्रुप ऐड करने वाले हैं, तो इसके लिए हमको रिएक्शन कैरी आउट करनी होगी एसिडिक नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिडिक नाइट्रिक एसिड अगर हमको चाहिए तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही इसकी रिएक्शन होगी। तो इसमें से नाइट्रो ग्रुप इसको डोनेट होगा। अगेन दो प्रोडक्ट बनेंगे। नाइट्रो ग्रुप जो है एक तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे। अगेन पैरा इज मोस्ट अगेंस्ट सिमेट्री मेंटेन होती है, इसलिए पैरा, ये मेजर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पे जो भी बना प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू ऑर्थो पोजीशन। ओके, तो इसलिए ये मेजर होगा एंड दिस विल बी माइनर। देन थर्ड रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप देख रहे हैं कि अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप ऐड करने वाले हैं। तो सल्फोनिल ग्रुप ऐड करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, हमारे हैलो अरीन को हीट करना है विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से आपको सल्फोनिल ग्रुप हमको चाहिए है। तो सल्फोनिल ग्रुप जो है ये क्या करेगा, H2SO4 में से अगेन दो पोजिशन पे अटैक करेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और या फिर पैरा पोजीशन पे। अगेन पैरा पोजीशन देख रहे हैं, ये सिमेट्रिसिटी, मतलब जितना ज़्यादा एक दूसरे दूर है तो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमको दो ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन होती है, एक अल्किलेशन होता है और एक एसिलेशन होता है। अल्किलेशन और एसिलेशन नाम से ही समझ में आता है कि अल्किलेशन मतलब जिसमें अल्किल ग्रुप हम ऐड करेंगे और जिसमें असाइल ग्रुप ऐड होगा, दैट इज एसिलेशन। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा ये हैलो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास। इस क्लोरोबेंजीन की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करें, मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड आ गया, ध्यान देंगे, मतलब अल्किल ग्रुप हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। और ये रिएक्शन होती है ऑलवेज अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ से मेथिल ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूट होगा अगेन एट टू पोजिशन, वन इज एट ऑर्थो एंड अदर इज एट पैरा पोजिशन। बट remember the which product is major, yes, para substituted product is major product as compared to ortho substituted. Okay, in this case also, then this is reaction here what we substitute alkyl group। यहाँ पे हम क्या substitute करें, alkyl group substitute करें, that's why this reaction is your alkylation reaction, Friedel Crafts alkylation reaction आप इसको कह सकते हैं। then second example here आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में अब हम क्या डाल रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड। क्या डाल रहे हैं हम, एसिटिल क्लोराइड। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट होगा दैट विल बी योर असाइल ग्रुप। क्या ऐड होगा, असाइल ग्रुप होगा। ये इतना ग्रुप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगेन रिएक्शन इज कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट दैट इज अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं अगेन सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, मुझे बार बार वही चीज़ को बोलना पड़ा है। सब्स्टिट्यूशन अगेन दो पोजीशन पे होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे आपने देखा C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो चुका है। और अगेन पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज minor product in this case also. Then third type of reaction for haloarenes is reaction with metal. हमने दो रिएक्शन कंप्लीट की, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
और दूसरी हमने कंप्लीट की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ थर्ड कैटेगरी इज रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ। तो उसमें पहली रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें वुड्स रिएक्शन हमने इससे पहले भी पढ़ी थी, जिसमें सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है। बट यहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ अल्कील हैलाइड के साथ हुई थी, यहाँ वुड्स और फिटिंग, ये दो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बताया है मेटल तो वही है, सोडियम ही है, लेकिन यहाँ पर एक अरील हैलाइड होगा और यहाँ एक जो हैलाइड होगा दैट विल बी अल्कील हैलाइड। ओके, तो एक अरील हैलाइड होता है, यहाँ पे मिक्सचर होता है अल्कील हैलाइड और अरील हैलाइड, ये दोनों रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है और अगेन क्या होने वाला है, हायर अल्केन ही बनेगा और यू कैन से अल्केन हमको मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। तो यहाँ से अगेन सोडियम और हैलोजन, ये वाला हैलोजन रिमूव हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे अल्कील हमारे अरील को क्या अटैच हो जाएगा, अल्कील ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे वुड्स रिएक्शन ही मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिक्सचर होगा, रिएक्टेंट साइड में अल्कील हैलाइड भी होगा और अरील हैलाइड भी होगा। देन फिटिंग रिएक्शन, अब फिटिंग रिएक्शन बोल दिया तो मतलब स्ट्रिक्टली अरील हैलाइड, अब यहाँ पर अल्कील हैलाइड मिक्सचर की बात नहीं हो रही है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोल रहे हैं तो अरील और अल्कील दोनों हैलाइड का मिक्सचर यूज होता है, और फिटिंग रिएक्शन बात करें तो ओनली अरील हैलाइड, मतलब अरील हैलाइड के ही दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और दो सोडियम के मेटल, तो दो सोडियम हैलोजन के साथ रिमूव हो जाएंगे और दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे, तो डाइफेनिल ये कंपाउंड हमको मिलेगा। ओके, सो अगेन सेम रिएक्शन, अगेन जो रिएक्शन कंडीशन है वो सेम है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों अरील हैलाइड ले लिए हैं। ओके, और सोडियम मेटल है मेरे पास यहाँ पर, और ये दो सोडियम मेटल, दो Na, तो ये दो सोडियम और ये दोनों हैलोजन रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे से जॉइन हो जाएंगे और ये हमारा प्रोडक्ट होगा। इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन चला गया है, ओके, तो ये एक दूसरे को जॉइन कर देगा। क्लियर? ओके, सो दिस इज़ अबाउट रिएक्शन ऑफ हैलो अरीन्स।